नमस्कार साथियों, मैं रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का गुफ्तगू विद रसल में। आज मेरे साथ इस तराई बेल्ट के जो कि हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है, यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर इस जैसे जनपदों जिसे कि राष्ट्रीय दृश्य पर, राष्ट्रीय प्रदेश पर पिछड़े जनपद का अवार्ड दिया जाता है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। वहाँ के एक जाने माने शिक्षाविद जो कि यहाँ पर प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं, श्री शिवम श्रीवास्तव जी का मैं इस गुफ्तगू में स्वागत करता हूँ। नमस्ते सर के बारे में मैं बताऊं, सर एक शिक्षा से जुड़े हुए लगातार 1990 से यूँ कहा जाए लगभग 30 वर्षों से सर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। चाहे वह प्राथमिक शिक्षा रही हो, चाहे वह माध्यमिक स्तर की शिक्षा रही हो, या फिर आज उच्च शिक्षा रही हो। सर का एक तरीके से जीवन का एक अधिकांश समय शिक्षा से जुड़ करके ही पूरा हुआ है। तो इस पुनीत कार्य में सर ने अपना जीवन प्रारंभ किया। तो पहला प्रश्न मेरा यहीं शुरू होता है, सर आपने शिक्षा में आने का निर्णय कैसे, या फिर ऐसे ही सेरेंडिपिटी या अचानक हो गया था? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए इतने सारे विशेषण बता दिए कि मैं शिक्षा के लिए बहुत समर्पित व्यक्तित्व हूँ, तराई में हूँ, शिक्षाविद हूँ। वास्तव में रसल जी, मैं अपने को सिर्फ एक विद्यार्थी मानता हूँ जी। और जो पहला सवाल आपने किया वो इतना प्यारा सवाल है और मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग भी है कि शुरू से ही जब से मैं अध्ययन में लगा, तो जब मुझे ये मौका था कि आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे, साइंस में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, तो उस समय हमारे पिताजी ने कहा था कि तुमको साइंस पढ़ना है। तो साइंस पढ़ना है और इंजीनियर बनना है। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि पापा ने कहा था, उस समय ऐसा लगा। और इंटर में फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैंने शुरू किया और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ा कि मैं कुछ करूँगा। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उस समय हाई स्कूल में जब मैं था, कल्याण सिंह का नकल विरोधी अभियान का दौर था, वो 1984 का समय था वो, जिसमें पूरे प्रदेश भर में 13 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आया था हाई स्कूल का। तो गांव में बहुत लोग आए थे कि तमाम लोग फेल हुए हैं, तो इनके घर में भी ये भी फेल हो गए होंगे। फिलहाल उसमें मैं पास हो गया था द्वितीय श्रेणी में। और फिर इंटरमीडिएट में भी ऐसे ही माहौल था। और उस समय इसके पहले का माहौल बहुत बुरा था, इसलिए अचानक से परिवर्तन हुआ था। तो लोगों को लग रहा था कि इसमें जो बच्चे पास होकर के इसमें जो बच्चे पास होकर के आ रहे हैं वो प्योर वाले हैं। तो अपने बूते पर। और उसमें मैंने प्रयास किया, इंजीनियरिंग की परीक्षा में बैठा भी और थोड़ी सी सफलता भी मिली, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी नहीं कि हम उसके लिए प्रयास करते, कोचिंग वगैरह करते। मेरे पिताजी का ही ये आग्रह था कि तुम बीएससी कर लो जी। तो हमने बीएससी ज्वाइन कर लिया और उस समय तक भी मुझे टीचर बनने के लिए कोई दिमाग में दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था। फिर जब मैंने बीएससी पास किया तो हमारे चाचा जी परिवार में बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी, और हम लोग उन्हीं से प्रेरित होते रहते थे। वो उस समय भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बॉम्बे में बड़े पद पर थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने बीएससी केमिस्ट्री में किया है तो तुम चले आओ, यहाँ तुम्हें केमिस्ट बनवा देते हैं। तो उस समय एक बार मन हुआ कि मुंबई में भी चला जाऊँ, लेकिन फिर वहाँ पे पिताजी का और मेरा दोनों का जॉइंट ये विचार आया कि नहीं, ठीक है, अभी मेहनत करना चाहिए। और उसी दौरान हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक तुम मेरे जगह पर एक स्कूल में पढ़ा दो जी। तुम बीएससी पास कर चुके हो तो मेरी जगह पर तुम पढ़ा दो, क्योंकि मैं टेम्परेरी वहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा दूसरे विद्यालय में परमानेंट पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, तो तुम 1-2 महीना पढ़ा दो, तुम अच्छा पढ़ाओगे, तुम पढ़ा दो। और रसल जी, मैं वहाँ उस कृपालू बालिका इंटर कॉलेज में मैंने जुलाई में ज्वाइन किया। बीएससी का रिज़ल्ट उस समय नहीं निकला था, लेट रिज़ल्ट निकलता था। और जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो वो जुलाई का या 15 जुलाई का संभवतः डेट थी, और सितंबर 5 सितंबर को मैं उस विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बना। बहुत बढ़िया सर, बहुत और उस दौरान ही मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना चाहिए।
तो बताने का मतलब है कि जीवन की धारा किधर लेके जाती है और आप किधर चले जाते हैं, यह बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। परिस्थितियां भी काफ़ी हद तक इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। सर, उसके बाद आप हायर एजुकेशन में आए, जो कि हम जैसे लोगों के लिए एक सपना जैसी बात है, और उसमें भी आपको बहराइच जैसे क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला। तो आप यहाँ की उच्च शिक्षा की कौन सी समस्याएं हैं जिससे को आप दिन प्रतिदिन या आमने सामने जिनका आपका होता है? मुझे लगता है बहराइच जैसे जनपद में जब मैंने ज्वाइन किया उस समय 2003 की बात है। किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैं शिक्षक हूँ। उस समय जब मैं कॉलेज आया तो मुझे बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में जाना था पहली बार। तो बीए तृतीय वर्ष में मैं खोजता था कि हमारे विद्यार्थी कहाँ हैं। वो जगह जो कक्ष संख्या 5 है मुझे बहुत याद आती है। सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था। उन बच्चों को 1-2 बच्चे जो आते थे उनके साथ बैठकर पढ़ता था मैं। और उस दौरान अटेंडेंस की बड़ी समस्या थी। लगता था कि शुरुआती दौर में मुझे लगता था कि बहराइच में विद्यार्थियों का कॉलेज ना आना एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये समस्या हमारे कॉलेज ने दूर कर दी। इस समस्या को हमारे कॉलेज ने दूर कर दी। दूसरी एक समस्या मैं महसूस करता हूँ कि जो आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे हैं उन बच्चों में जैसे लगता है कि ये बीए है, इसको पास कर लेंगे हम, और वो लाइटली लेते हैं उसको। वो भी एक कारण है इस हायर एजुकेशन में कि उद्देश्यहीनता की समस्या है कि बीए करके क्या करेंगे बच्चे। वो लगता है कि उद्देश्य पूर्ण शिक्षा नहीं है हायर एजुकेशन। एक बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आती रहती है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें हम कौशल विकास पर बहुत ध्यान देते हैं। मतलब देने का सरकार का योजना है कि हम कौशल विकास पर ज़्यादा ध्यान है, जिससे बच्चे स्किल्ड हो। जैसे कि एक डाटा मैं बताऊंगा कि जर्मनी में लगभग 95% वहाँ के जो वर्कर्स हैं स्किल्ड हैं। इवन हम चाइना की बात करें तो वहाँ 40% ज़्यादा जो बच्चे हैं स्किल्ड हैं। लेकिन हमारी शिक्षा के बारे में अभी ऑक्सफोर्ड में मैं एक लेख पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया था कि लगभग 25% हमारे ग्रेजुएट्स ही इस लायक हैं, उन्हें ग्रेजुएट कहा जा सकता है। तो इस समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब नई शिक्षा नीति तो बहुत महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है, और मुझे लगता है कि अगर इसमें हम सब सहयोग करें, शिक्षक प्राइमरी लेवल पे, माध्यमिक स्तर पे और हायर एजुकेशन पे, तो शायद आप जिस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं वास्तव में हम प्राइमरी वाले को ये इस तरह से पढ़ा पाएंगे कि उसमें प्राइमरी शिक्षा की योग्यता भी हो, माध्यमिक में ऐसे पढ़ा पाएंगे जिनमें माध्यमिक की भी योग्यता हो। इस नई शिक्षा नीति में जो हमारा पूरा देश का जो विद्यार्थी है उनमें से बहुत सारा अधिकांश विद्यार्थी बहुत गरीब तबके का आता है। वैसे भी जो आप तो देख ही रहे होंगे, जो सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थी आता है उनमें बहुत सा विद्यार्थी ऐसा है जो मध्याह्न भोजन के लिए आता है, प्राइमरी, और उनको घरों में भी जो है भोजन की उपलब्धता नहीं है और कुपोषण के शिकार हैं बच्चे। तो ये जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहूँगा। और सरकार ने एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन की कोशिश की है इसमें आंगनबाड़ी और तमाम और संगठनों के माध्यम से प्राइमरी को लेकर के प्री प्राइमरी, और उस समय उनको जब बच्चे अब स्कूलों में आएंगे और प्राइमरी से पहले की एजुकेशन लेने जब आएंगे तो मुझे लगता है असल कि जब वो अब आते हैं तो उनको खोज के ठेल के भेजना पड़ता है स्कूल। अब जो आएंगे वो अपने मम्मी से कहेंगे कि मम्मी जल्दी से हमको तैयार कर दो, मुझे स्कूल जाना है, पढ़ने के लिए नहीं खेलने के लिए जाना है। 5+3 वहाँ पे स्कूल में खेलने की जो बात है खिलाया जाएगा। मतलब जो प्री प्राइमरी जो प्रस्तावित योजना है सरकार की 5+3 हाँ, तो उसमें 5 में जो फर्स्ट 3 ईयर है तो उस 3 साल में सरकार ये चाहती है कि ऐसे बच्चे आएँ स्कूल, उनके तरह के तमाम बच्चे और स्कूल आएँ और आपस में ये खेलें, और स्कूल में खिलाने की व्यवस्था हो, नाश्ते की व्यवस्था हो, रिच उनको ब्रेकफास्ट मिले, लंच मिले, और वो कुपोषण के शिकार ना हो। और मैं बताऊं आपको, हायर एजुकेशन में आपका भी बहुत अनुभव होगा और बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। भारत में एक उर्वर मस्तिष्क की बहुत कमी है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया हुआ है, 5वीं रिपोर्ट जिसकी आई है, उसमें हम गुजरात जैसे राज्यों में इतने पिछड़ते जा रहे हैं। वहाँ पर भी जो एक औसत बच्चे की जो माइंड मेकअप होता है या फिर जो उसका
एक पोषण की स्थिति होती है काफ़ी खराब होती जा रही है। लगभग 48% हमारे यहाँ आंकड़ा आ चुका है कुपोषण का। ये बहुत ही सर आने वाले समय में एक और जैसे अब आप तो देखते होंगे, आप तमाम वीकर सेक्शन के विद्यार्थी आपसे रोज़ संपर्क में होते होंगे। हमारे देश में अधिकांश लोग जो दबे कुचले रहे हैं, और ये जो जातिगत सिस्टम है हमारा, वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है, इनमें जो नीचे हायरार्की में नीचे हैं लोग, उन लोगों को अपनी बात कहने की भी शक्ति नहीं है। और इनका बचपन इस तरह से बीतता है कि हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जब वो बचपन से इस तरह के भाव के साथ जीते हैं, तो जब भी उनके साथ कोई शोषण या इस तरह की बात आती है, बड़े लेवल पर भी, अगर वो कहीं से भी, आप महसूस करिए, कहीं से भी अगर उच्च पदों पर पहुंच भी जाते हैं, तो भी अगर उनके साथ कोई इस तरह की जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं, तो उसका वो सार्थक विरोध भी नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि बचपन से ही वो मतलब मस्तिष्क ही जो है वो, मतलब जो एक लोकतंत्र की स्वच्छ हवा में वो सांस नहीं ले पाते। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में जोड़ा गया है। तो सर ये एक विषय मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे देश का जो लोक सेवा आयोग है, जो सरकारी अधिकारियों का चयन करता है, उसमें सभी विषयों के साथ शिक्षा शास्त्र, जिसके कि आप प्राध्यापक हैं, जिस का आप अध्यापन करते हैं विद्यालय में, उस विषय को शामिल न किया जाना कितना गंभीर विषय है, और इसके लिए आप जैसे जो जागरूक शिक्षक हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो कितना प्रयास कर रहा है? ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस संबंध में अभी जितना मुझे करना चाहिए मैं कर नहीं सका हूँ। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं किया है, कोशिश है। हमारे साथ एक मिर्ज़ापुर की मैडम हैं, डॉक्टर सुनीता त्रिपाठी मैडम, उनका बहुत प्रयास रहता है। कई बार हम लोगों को वो उत्साहित भी करती हैं, और एक दो बार हम लोग प्रयास किए भी हैं। उस संबंध में हम लोगों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। इस बीच में फिर वो मामला दब गया। आज आपने उसको एकदम से उभार दिया है, और अब आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं, मिलजुल कर ये प्रयास करेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, आपका भी सहयोग मैं चाहूँगा। नहीं सर, और मैंने आपको बताया भी कि मैं खुद एजुकेशन से मेरा लगातार लगाव रहा है। मैंने आप ही के कॉलेज से बिल्कुल बताया, आप ही कॉलेज में प्राइवेट एमए किया 2018 के बैच में, और बाद में आपके आशीर्वाद से मेरा नेट क्वालिफाइड है। तो मेरे मन में ये सवाल बार बार उठता है कि एजुकेशन जैसा इतना समृद्ध, इतना समाज को देने वाला विषय जो है, बिल्कुल एक अच्छे ब्यूरोक्रेट से एक अच्छे प्रशासक को भी दे सकता है। एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन रसल जी, मैं बताऊं आपको, एक यह तो प्रयास करना ही है हमें कि हम संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग में इस विषय को शामिल कराएं। लेकिन यह जो विषय अपना है, ये विषय जो समाज को टीचर्स के रूप में दे रहा है, आपने शुरू में पूछा था मुझसे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते थे, वो बात पूरी नहीं हो पाई थी। वास्तव में बीच में एक दो मौके ऐसे आए जब प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मुझे अवसर मिला। लेकिन जब मेरा जो टर्निंग पॉइंट था कृपालू बालिका इंटर कॉलेज में, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है और हायर एजुकेशन में ही जाना है। और यह करने के पीछे मेरा ये भी था कि जो पब्लिक सर्विस में हैं लोग, डीएम, एसडीएम या इस तरह के तमाम लोग, वो जितना अपने पूरे कार्यकाल में दे पाते हैं, उससे ज़्यादा हम आप टीचर बनकर, उससे ज़्यादा हम लोग टीचर बनकर दे सकते हैं। एक शिक्षक पूरे जनरेशन, और शिक्षा शास्त्र विषय के विद्यार्थी होने के नाते इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम आप जो कर रहे हैं, वो जैसे सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला आदमी वो एक समाज सेवी देता है, और राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले लोग एक राजनेता पैदा करता है। वैसे एजुकेशन पढ़ाने वाले लोग जो हैं, एजुकेशन पढ़ने वाले लोग शिक्षक देते हैं, समाज को शिक्षक देते हैं। और एक शिक्षक अपने पूरे लाइफ में पता नहीं कितनी कितनी जिंदगियां बदल देता है। इसलिए आपने मौका दिया, मैं इस बात को भी कह दूं कि सरकार से ये विनती है कि टीचर्स को बड़े सोच समझ कर रखें। एक टीचर अगर गड़बड़ हो गया तो पूरे जीवन अनेक विद्यार्थियों को गड़बड़ करता है। सर, एक इस समय शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी समस्या मेरे नज़र में आती है, और आपके नज़र में होगी कि हमारी शिक्षा जो है वह ज्ञानोन्मुखी ना होकर के परीक्षोन्मुखी हो गई है। पूरे साल भर आपने खुद अनुभव किया, आपने शुरू में बताया भी ये के दुख के आपको स्टूडेंट मिलते थे। तो ये जो समस्या इस समाज में बैठती जा रही है, परीक्षा ही पूरे
शिक्षा तंत्र की धूरी होती जा रही है। तो इसको कैसे तोड़ा जाता है कि हमारा जो समाज हो वह ज्ञानोन्मुखी हो और एक जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होती है और इस प्रकार का विकास किया जा सके उच्च शिक्षा के माध्यम से। इसके लिए भी देखिए नई शिक्षा नीति में बहुत कोशिश की गई है। अब पूरा मूल्यांकन सिस्टम ही बदल दिया गया है। ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है, अब वो आपकी जो ये समस्या है, आपकी जो चिंता है, उसको कस्तूरी रंगन की इस रिपोर्ट ने काफ़ी हद तक दूर किया है। उन्होंने मूल्यांकन सिस्टम को इस तरह से बनाया है कि परीक्षा में याद करके जाने वाली चीज़ें समाप्त होंगी अब, और ऐसे तरह से आकलन किया जाएगा विद्यार्थियों का, जिससे कि वो जो परीक्षोन्मुखी शिक्षा व्यवस्था हो गई है वो ज्ञानोन्मुखी की तरफ बढ़ेगी। और अब प्राइमरी लेवल पे एक चीज़ है कि भाई स्मृति स्तर का शिक्षण होगा, माध्यमिक लेवल पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा, हायर एजुकेशन पे थिंकिंग लेवल का होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल का होगा। लेकिन यहाँ पर कक्षा 6 से ही हम कोडिंग पढ़ाने वाले हैं, और कोडिंग में परीक्षा तभी आप पास कर सकते हो जब आपको उसका बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुँचे आप। तो ये प्रयास सरकार गंभीर है और कर रही है। मुझे लगता है कि इस नई शिक्षा नीति के लागू होने से बात है ना कि यदि आपके समाज में राजनीतिक तंत्र तो अलग चीज, मैं उसे सबसे लास्ट आउटकम मानता हूँ। सबसे पहला जो लर्निंग आउटकम या फिर जो समाज में होती है वो सामाजिक लोकतंत्र होता है। बिल्कुल। और सामाजिक लोकतंत्र के लिए एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का होना बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से उसकी आत्मा है। और यदि शिक्षा को सिर्फ परीक्षा तक सीमित कर दिया जाएगा तो जिस प्रकार से लोग मोबिलाइज करते हैं चुनाव के दौरान, तरह तरह की आप सुनते होंगे प्रक्रियाएं होती हैं जो असंसदीय हैं, और ऐसे लोग चुन करके हमारी संसदों में विधायक बन के जाते हैं या फिर सांसद बन के जाते हैं जो कि बाहुबली हों या फिर इस प्रकार से क्रिमिनल बैकग्राउंड के हों, जिनको जनता के इस प्रति कोई सरोकार नहीं होता है। तो शिक्षा ही मुझे नज़र आता है जो इन सब चीज़ों में सुधार कर सकती है। इसके लिए देखिए सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है, और टीचर के अकेले के बस का नहीं है। और पर्याप्त रूप से सरकार अब थोड़ा संवेदनशील हो करके अपना रोल प्ले कर रही है। इसमें थोड़ा सा गार्जियंस का भी रोल है, और अगर अभिभावक यह ध्यान देने लगें कि ज्ञान प्रदान करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और देश इस तरह की तरफ, इस विषय की तरफ बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार, शिक्षक और सबसे ज़्यादा जो आपने कहा कि समाज का जो हमारा अभिभावक है वो भी काफ़ी मुद्दों पे ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि लगता है कि वो अब इस शिक्षा व्यवस्था को ही बदलने पे आएगा। और विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक, सरकार सब मिल करके हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे यह उठाना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि 2003, 2020, 17 साल, इन 17 सालों में आपने अपने स्तर से, अपने नज़रिए से, अपनी नज़र से, नज़र सर दोनों से मैं बात कर रहा हूँ, आपने कैसे आपके इस बहराइच में केडीसी में जो कि एक इस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है या एकमात्र ऐसा मैं रिकॉग्नाइज कॉलेज है जहाँ पर लोगों को जाने की बड़ी इच्छा होती है, वहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिले, वहाँ पर आपने क्या परिवर्तन सर देखे जिसको आप कुछ पॉइंट में यहाँ पेश कर सकते हैं? बहुत मुझे गर्व होता है कि मैं बहराइच के किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय का पार्ट हूँ, और ये इस बात के लिए तो गर्व होता ही है कि मैं इस क्षेत्र में तराई का जो बहुत प्रतिष्ठित महाविद्यालय है उसमें मैं काम करता हूँ। और इससे भी ज़्यादा इस बात के लिए गर्व होता है कि जब मैं 2003 में था उस कॉलेज में, तो और जब आज महसूस करता हूँ तो दोनों में काफ़ी परिवर्तन देखता हूँ। 2003 में जो हमारा कॉलेज था, उस कॉलेज के बारे में कहना भी बहुत अच्छा नहीं समझता मैं, और उसमें निस्संदेह हमारे प्रबंध तंत्र में इस समय जो सचिव महोदय हैं आदरणीय मेजर डॉक्टर एसपी सिंह जी का बहुत रोल है। और मैं एक और नाम भी लूँगा, उसमें कॉलेज के जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं अशोक श्रीवास्तव जी, ये दोनों ऐसी विभूतियाँ हैं। और तीसरा प्रबंध समिति के जो उस समय 2004-05 में मेरे ख्याल से जो परिवर्तन हुआ, विधायक नानपारा के विधायक रहे माननीय जटाशंकर सिंह जी अध्यक्ष होके आए, जब उस समय उन्होंने अराजक स्थिति जो कॉलेज की थी
और तमाम ऐसे लोग जो कॉलेज आते थे, तमाम दूसरे तरह के कार्यों के लिए कॉलेज आते थे, उनका सबका कॉलेज आना बंद किया और एक प्रोग्रेसिव उद्देश्य को लेकर के चले। तमाम बड़े बड़े और सख्त डिसीजन लिए। उसके बाद कॉलेज में ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन लगातार जारी है। उस समय शिक्षक रहे, बाद में प्राचार्य हुए डॉक्टर एसपी सिंह सर, और उसके बाद अब जो प्राचार्य हैं डॉक्टर विनय सक्सेना, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब एक समर्पित, कर्मठ और मेहनती शिक्षक। और न केवल इन लोगों का नाम लेना जरूरी है, इन लोगों ने तो काम किया, लेकिन उनके साथ जो शिक्षकों की एक टीम काम कर रही थी। ठीक, शिक्षकों की टीम का मतलब है कि जो कॉलेज को बदलने के लिए मेन तो यही है कि शिक्षक प्रयास करें। शिक्षकों में ऊर्जा भरने का काम तो ये लोग कर रहे थे और ऐसा माहौल दे रहे थे कि अराजक लोग कॉलेज ना आए, अच्छे विद्यार्थियों का रिस्पेक्ट हो, रिजल्ट्स अच्छे हों, क्लासरूम टीचिंग बेहतर हो, ये सब प्रयास किया। लेकिन टीचर्स ने जो है उस पर आगे बढ़ कर के भूमिका निभाई। हाँ, उसमें राजनीति विज्ञान के डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय जी का नाम मैं लेना चाहूँगा। उसमें गणित विभाग के डॉक्टर विनय सक्सेना जी का नाम लेना चाहूँगा, जिनके विद्यार्थी पूरे दुनिया में हैं इस समय। यहाँ से निकल के यहाँ से निकल करके वो सारे बच्चे, कोई ऑक्सफोर्ड में तो कोई कैम्ब्रिज में, कोई दूसरे देशों में बेहतर स्थिति में, बहुत अच्छे तरह से तमाम तरह की फेलोशिप, तमाम तरह का ये JNU में हमारे बच्चे, पूरे देश के तमाम और विश्वविद्यालयों के पार्ट बने, वहाँ टॉप किए, IAS PCS में पहुँचे, नेट परीक्षा में पास हुए। डॉक्टर सूर्यभान रावत जी समाजशास्त्र में, ऐसे बहुत से नाम हैं। डॉक्टर राजबीर सिंह जी इकोनॉमिक्स में, इन लोगों ने बड़ा मेहनत किया। और नैक की टीम थी हमारी, डॉक्टर SC त्रिपाठी जी थे, उन लोगों ने भी दिन रात मेहनत करके इस कॉलेज को शिखर तक पहुंचाया है। मतलब ऐसे शिक्षक, इन सब के प्रयास एकदम से सफल ना होते जबकि हमें अच्छे विद्यार्थी न मिलते, और बहराइच के जो संरक्षक गार्जियंस थे उनका सहयोग न मिलता, तो हमारे कॉलेज के जो मूल जो प्राण तत्व हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका बड़ा सहयोग मिला। उन विद्यार्थियों को मैं सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगा जो हम लोगों के निर्देशन में आगे बढ़े और कॉलेज को आगे बढ़ाए। उन विद्यार्थियों को और उन अभिभावकों को, जिन अभिभावकों ने हमारे साथ अपने बच्चों को जोड़ा और वो दिन रात प्रयास करके इस कॉलेज को, अब बहराइच की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस कॉलेज को और आगे ले जाएं। ये और हमारी जो नैक की रैंकिंग जारी, हाँ, वो बनी रहे, उसमें और अच्छी ग्रेड आप, बिल्कुल हमने पढ़ा था शायद कि आपका जो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, इसकी साथ टॉप कॉलेज में आपका KDC आता है, टॉपर्स में। हाँ, सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में हम हैं। हमने इसका रैंकिंग एक बार हमारी नज़र से गुजरी थी। महाविद्यालय, एक समय ऐसा था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में सिर्फ हम ही नैक से A ग्रेड थे, और इसके अलावा बलरामपुर का कॉलेज नैक से A ग्रेड था, लेकिन वो दूसरे विश्वविद्यालय में जा चुका है, अब यहाँ नहीं है। उसके बाद जो नैक का मूल्यांकन हुआ उसमें KNI को भी A ग्रेड मिल गया है, और RRPG कॉलेज अमेठी को भी मिल गया है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हम ही A ग्रेड थे, सर्वे शर्मा अकेले हुआ करते थे। अब और भी कॉलेज ये इंटरव्यू की एक आपकी बात पूरी हो गई तो फिर हाँ बिल्कुल सर, ये पूछना है कि ये जो हमारी जो परंपरागत शिक्षा है उसको किस प्रकार से आप मॉडिफाई करें कि वो एक रोजगार पर शिक्षा में परिवर्तित हो सके, जिससे कि बच्चे BA करने के दौरान ये ना सोचे कि मस्ती का खेल है, इसको किसी तरीके से पास कर जाओ। अब देखिए, मैं बार बार वही उधर ही जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की, और इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे, अब रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। शिक्षा मंत्रियों को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति के रूप में पूरे तरह का ध्यान रखा है। आपकी हर चिंता को रसल जी ये गवर्नमेंट समझ रही है, और अब वोकेशनल एजुकेशन पर, कौशल आधारित शिक्षा पर इस नई शिक्षा नीति में ध्यान दिया जा रहा है। हम सब लोग अपने स्तर पर इस नीति को सफल बनाने का प्रयत्न करें। आप उच्च शिक्षा जुड़े हुए हैं, हम प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम बच्चों को ग्रो करते हैं, आप उनको पुष्पित पल्लवित होने का मौका देते हैं। तो हमारे प्राथमिक शिक्षकों को या हमारे जैसे जो अभी ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मेरा संदेश यही है कि हम अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को, जो बिल्कुल समझिए कि वो एक ऐसे, जैसे रूसो कहता था कि ये
प्रकृति के नियंता के यहाँ से बड़े सब अच्छे तरह से आते हैं वहाँ, इनोसेंट शब्द कह सकते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो बिगड़ जाते हैं, जैसे ही वो बनावटी दुनिया में आते हैं बिगड़ जाते हैं। तो आपके जो प्राथमिक स्तर के हमारे तमाम साथी शिक्षक गण हैं, उनकी गतिविधियों को मैं अक्सर फेसबुक पे देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर। इस मंच और के माध्यम से मैं बात पूरी करना चाहूँगा कि वो जो प्रयास वो लोग करते हैं जो दिखाई पड़ता है, कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ये फेसबुकिया तो नहीं है, कहीं प्रचार करने के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में वो बात सही है, जिस तरह से बच्चों के साथ उनका जुड़ाव है, बच्चों को भगवान समझें। हमें तो यही संदेश देना है कि हमारे विद्यार्थियों को हम आप जो हैं पूजा करने से ज़्यादा वैल्यू दें अपने विद्यार्थियों को सिखाने में। और जब हम अपना लक्ष्य ये रखेंगे कि यही मेरे भगवान हैं, इन्हीं को मुझे आगे बढ़ाना है, तब हमारा देश भी आगे बढ़ जाएगा और हम सब फिर जो है सारी सोच शिक्षा को लेकर के है सब पूरी होगी और एक चिंतनशील, एक प्रबुद्ध और ज्ञान आधारित समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक इस मंच के माध्यम से मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि आप इस प्रकार का कोई आयोजन कराएं जिसमें प्राथमिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक के बहराइच के शिक्षक, शिक्षा अधिकारी सब एकजुट हों और एक मंच पर आपस में एक नया समन्वय, एक नया कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए आपस में चर्चा करें, क्योंकि हमारा जो समाज है उसका एक ही मात्र उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। बिल्कुल। और राष्ट्र निर्माण ना तो प्राथमिक से शुरू होता है, ना तो हायर पे जाके खत्म होता है, ये तो अनवरत चलने वाली श्रृंखला है। तो मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मन, क्योंकि आप हम लोगों के अगुआ हैं, अग्रज हैं, आप ही के माध्यम से कार्य हो सकता है। तो जो प्रबुद्ध तबका है शिक्षकों का, प्राथमिक से हो और चाहे हायर से हो, ये जो आपस मिलेंगे ये नई एनर्जी का संचार होगा। और अगला जो 2021 का हमारी जनगणना होगी उसमें हमारा बहराइच नीचे से दूसरी पायदान पर नहीं रहेगा और ऊंचाइयों पर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर नहीं, हम भी इस पर कोशिश करेंगे और हम अपने जो वरिष्ठ महाविद्यालय के जो सक्षम लोग हैं और हम स्वयं भी इस पर पूरा प्रयास करेंगे कि आपके माध्यम से और भी तमाम जो हमारे प्राथमिक साथी हैं शिक्षकगण, माध्यमिक स्तर के भी, सबको इकट्ठा करके सबसे बातचीत करके इस आपके इस आह्वान को आगे ले जाएं। सर यदि आप मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं सर आपका हृदय से शुक्रगुजार रहूंगा। जरूर। और मैं सर लोगों से इस इंटरव्यू के या फिर गुफ्तगू, इंटरव्यू तो कहना बहुत उचित शब्द नहीं होगा, गुफ्तगू हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और यदि मेरी बातें, मेरे प्रयास, मेरे ये जो लगातार चलने वाली अनुरोध, मेरी मेहनत है, यदि आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ज़रूरत है समाज में सकारात्मक विकास की, सकारात्मक सोच को समाज लाने की। बाकी नकारात्मक तो हर तरफ फैली हुई है, उसको आपको खोजना नहीं, खुद आपको मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और इस ठंड से अपने आप को बचा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।